by joining these E1 dash and E2 dash points, we get demand curve dx, and this demand curve is downward sloping like usual demand curve showing law of demand. तो ये डिमांड कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, विच शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. तो हमने इसमें एक्सप्लेन किया कि व्हेन X2 कंजम्पशन इंक्रीज ही हुई तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, एंड फॉर X2 दैट्स वाई कंज्यूमर इज विलिंग टू पे प्राइस P0. सिमिलरली हम पहले इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. इस डायग्राम को देखो. Suppose when price of X is P1, consumer is consuming X1 units of X, and by consuming X1 units of X, he is getting utility M1. And when price of X falls, he increases the demand for X, and when he increases the demand for X to X2, marginal utility falls from M1 to M0. तो ऐसे हम बोथ साइड एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं. बट फॉर द डेरिवेशन ऑफ डिमांड, द फर्स्ट वी शुड एक्सप्लेन दिस डायग्राम, देन दिस डायग्राम. ये जो दो डायग्राम बनाई हैं हमने टू एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वी कैन ऑल्सो शो दिस इन सिंगल डायग्राम. दिस इज ए चॉइस. हम इसको सिंगल डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज X, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम X. दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम X. Now, by definition, we know that falling but positive portion of MU curve is the demand curve. So up to this point, from this point to this point, this is the dx. अब अगर हम एक साइड पे लगाएं X कमोडिटी, दूसरी साइड पे लगाएं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, फिर ये लाइन का नाम है मार्जिनल यूटिलिटी. और अगर हम एक साइड पे लगाएं X, दूसरी साइड पे लगाएं प्राइस ऑफ X, फिर इस लाइन का नाम बन गया डिमांड कर्व. और सिंस MUX इक्वल्स टू PX एट इक्विलिब्रियम, देयरफॉर MUX लाइन इज इक्वल टू DX. बट ये हमें पता है कि सारी MU की जो लाइन है वो DX नहीं है. क्यों नहीं है? ये सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन ही क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट का क्या मीनिंग है? दिस पॉइंट शोज दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ज़ीरो. तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस ज़ीरो नहीं हो सकती. और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस ज़ीरो है, देन वो हम इकोनॉमिक्स में स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं करते. बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम भी है, दैट इज द प्राइस थ्योरी. दैट इज हाउ टू डिटरमिन प्राइस. इट मीन्स प्राइस पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अगर प्राइस ज़ीरो है तो हम उसको डिटरमिन क्या करेंगे? तो प्राइस जो है वो पॉजिटिव ही होता है. इसलिए जो डिमांड कर्व है वो ये पॉइंट नहीं होगा, इससे ऊपर ही होगी पॉजिटिव पोर्शन. और सिमिलरली नेगेटिव पोर्शन MU का डिमांड कर्व नहीं होगा, बिकॉज नेगेटिव पोर्शन मीन्स द प्राइस इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव प्राइस तो किसी चीज़ की नहीं हो सकती. नेगेटिव प्राइस का मीनिंग क्या हुआ? नेगेटिव प्राइस का मीनिंग हुआ कि जो शॉपकीपर है उसने आपको कमोडिटी भी दे दी और पैसे भी दे दिए. तो ऐसे तो नहीं हो सकता. प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव. तो प्राइस पॉजिटिव ही होती है. इसलिए हम कहते हैं कि जो सारी MU कर्व है, this is not the demand curve. Only positive portion of falling MU curve is the demand curve. This was the derivation of demand curve with the help of law of diminishing marginal utility.
Now we explain demand curve with the help of law of equimarginal utility. इक्विमार्जिनल यूटिलिटी जो है इनका सेकंड लॉ यूटिलिटी एनालिसिस का, इसके बेस पे हम डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया that consumer has ₹5 as money income, he spends this income on two goods X and Y, price of X is ₹1 per unit, price of X is ₹1 per unit, price of Y is also ₹1 per unit। तो ये उसका यूटिलिटी टेबल है। तो पहला रुपया अगर उसने X पे स्पेंड किया देन ही विल बाय फर्स्ट यूनिट ऑफ X जिसकी यूटिलिटी है 12। अगर वो Y पे स्पेंड करेगा तो यूटिलिटी मिलेगी 10। तो क्योंकि 12 ज़्यादा है इसलिए कंज्यूमर जो है फर्स्ट रुपी स्पेंड करेगा X की फर्स्ट यूनिट पे, सेकंड रुपी वो यहाँ पे स्पेंड कर देगा, थर्ड यहाँ पे स्पेंड कर देगा क्योंकि दोनों की यूटिलिटी सेम है, फोर्थ वो यहाँ स्पेंड कर देगा, फिफ्थ यहाँ स्पेंड कर देगा क्योंकि इनकी दोनों की यूटिलिटी सेम है। तो ऐसे कंज्यूमर ने जो बाय किया, कंज्यूमर ने बाय किया 3 यूनिट्स ऑफ X एंड 2 यूनिट्स ऑफ Y। तो 3 यूनिट्स ऑफ X जो हैं इसमें जो X की लास्ट यूनिट है वो है थर्ड, जो Y की लास्ट यूनिट है वो है सेकंड। तो दोनों की MU जो है वो बराबर है। एंड लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, MUX फ्रॉम द थर्ड यूनिट इज 8, प्राइस ऑफ X इज 1, MU फ्रॉम द सेकंड यूनिट ऑफ Y इज 8 and price of Y is 1। So this is the law of equimarginal utility। तो इसके बेस पे अगर हमने देखा when price of X is 1, जब X की प्राइस 1 है, consumer is buying 3 units of X। तो इसको रिलेशनशिप को हमने टेबल में लिखा, only this relation, price of X is 1, demand for X is 3। तो ये हमारा एक टेबल बन गया, एक पॉइंट बन गया। अगर हम इतने पोर्शन को डायग्राम में बनाएं, सपोज ओनली अप टू दिस, X commodity and price of X, this is 1 2 3 units of X, 1 2 units of price, this is the graph paper। Now first relation, is when price of X is 1, demand for X is 3, price of X is 1, demand for X is 3, this point, this is suppose point A। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि when income is 5, price of X is 1, price of Y is 1, this is the utility table। तो कंज्यूमर ने अपनी मनी को कैसे स्पेंड किया ये सारा लिखा हुआ है। एंड द फाइनल रिजल्ट इज दैट कंज्यूमर हैज़ परचेज्ड 3X एंड 2Y। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने पहले पार्ट्स में दी है यूटिलिटी चैप्टर के, इसकी जो वीडियोस हैं, दिस इज़ द 5th पार्ट, 4 पार्ट इसके पहले हैं यूटिलिटी चैप्टर के। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, एक्सेप्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट में वो कहीं है, आप उसमें चेक कर सकते हो एक्सप्लेनेशन को। नाउ अब डायग्राम में हमारे पास एक पॉइंट आ गया दैट व्हेन प्राइस ऑफ X इज 1, इट्स डिमांड इज 3। अब X की डिमांड कर्व बनाने के लिए हम X की प्राइस चेंज करेंगे। तो X की प्राइस हम करेंगे 2, तो फिर हम चेक करेंगे कि जो कंज्यूमर है हाउ मेनी यूनिट्स ही इज बाइंग नाउ। यहाँ पर 2 गुड्स हमने ली हैं X एंड Y। वी कैन ड्रॉ डिमांड कर्व आइदर फॉर X कमोडिटी और फॉर Y कमोडिटी। हम दोनों में से किसी भी कमोडिटी की डिमांड कर्व बना सकते हैं।
फॉर एग्जांपल हम x की डिमांड कर्व बनाएंगे, तो जब हम x की डिमांड कर्व बनाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, m है 5, py है 1, इसको हम सेम रखेंगे, m5 py 1। और जो x की प्राइस है, x की प्राइस पहले थी 1, अब हमने x की प्राइस को चेंज कर दिया, 1 के बढ़ा के कर दिया 2। जैसे हम बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, प्राइस ऑफ y एंड डिमांड का रिलेशन, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड, कि बाकी चीज़ें अगर सेम हो तो प्राइस का डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो हम अब अपने जो कंज्यूमर है वो मनी स्पेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ टेबल, टेबल यही है सेम। तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ फॉर द बेटर एक्सप्लेनेशन। यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5, MUX है 12 10 8 6 4, MUY है 10 8 6 4 2। Now consumer will spend his 5 rupees on the basis of this table and this condition that price of x is 2, 2 रुपए की एक है x, and price of y is 1, and consumer has 5 rupees, 1 2 3 4 5। अब जो कंज्यूमर है he will spend 2 rupees, not 1 rupee, इकट्ठे वो 2 रुपए खर्च करेगा, 1 रुपया नहीं, क्योंकि जो x है वो 2 रुपए की एक है। अब कंज्यूमर ने अपने फर्स्ट 2 रुपीज़ स्पेंड करने हैं। अगर कंज्यूमर 2 रुपये एक्स पे स्पेंड करेगा, ही विल बाय 1 यूनिट ऑफ एक्स, क्योंकि 2 रुपये की एक है एक्स, एंड 1 यूनिट से उसको यूटिलिटी मिलेगी 12। अगर वो अपने 2 रुपये को वाई के ऊपर स्पेंड करे तो वाई उसको मिल जाएंगी 2 यूनिट्स, क्योंकि जो वाई है वो 1 रुपये की एक है, 2 रुपये की उसको मिल जाएंगी 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स जो हैं वाई की, उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी 18, 10 + 8 18, and 18 is greater than 12, so he will buy 2 units of y with first 2 rupees, 2 यूनिट y के वो ले लेगा। अब नेक्स्ट 2 रुपीज़ सेम, नेक्स्ट 2 रुपीज़ से अगर वो x बाय करे तो x की फर्स्ट यूनिट बाय करेगा, क्योंकि अभी तक उसने x बाय नहीं की। तो x की जो फर्स्ट यूनिट बाय करेगा तो उसको यूटिलिटी मिलेगी 12। और अगर वो ये 2 रुपये y के ऊपर स्पेंड करे तो y के वो लेगा थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, क्योंकि 2 यूनिट वो पहले ले चुका है। तो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट से उसको यूटिलिटी मिलेगी 6 + 4 10, 12 इज ग्रेटर देन दिस 10, तो ही विल बाय फर्स्ट यूनिट ऑफ x विद दीज 2 रुपीज़। अब बच गया 1 रुपया। 1 रुपये से x तो आएगी नहीं, क्योंकि जो x है इट इज़ 2 रुपये की ये एक है। अब x ऐसी कमोडिटी है जो 2 रुपये की एक है। फॉर एग्जांपल ये स्केल है, ये 2 रुपये का एक है। अगर आप कहो कि 1 रुपये का दे दो हाफ, तो वो तो मिलेगा नहीं, ये फुल ही मिलेगा। तो 2 रुपये की जो x है वो कंज्यूमर नहीं ले पाएगा, 1 रुपये से वो x की यूनिट नहीं ले पाएगा, क्योंकि x जो है वो 2 रुपये की एक है। इसलिए उसके पास एक ही अल्टरनेट है, दैट ही विल बाय थर्ड यूनिट ऑफ y विद दिस 5th रुपी। तो फाइनली कंज्यूमर ने क्या किया, 1 ही परचेस्ड 1x एंड 1 2 3 3y, 3y उसने परचेज कर ली। तो अगर हम इसकी सेटिस्फेक्शन देखें, क्या ऐसे करने से सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है, तो हम क्या देखते हैं दैट x की जो लास्ट यूनिट है, कंज्यूमर ने x बाय करी है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट ही उसकी लास्ट यूनिट है x की। तो 1 यूनिट की जो MU है वो है 12, एंड x की जो प्राइस है दिस इज 2, एंड y उसने परचेज की है 3 यूनिट्स। तो y की जो लास्ट यूनिट है दैट इज थर्ड यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट्स में से थर्ड यूनिट लास्ट यूनिट है।
तो थर्ड यूनिट की जो MU है दैट इज 6 एंड Y की जो प्राइस है दैट इज 1, दोनों इक्वल हैं। 12/2 6, 6/1 6। दिस इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर उसने कंज्यूमर ने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी मनी को स्पेंड किया, इट मीन्स कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर हम अपने अब प्राइस डिमांड के टेबल को देखें, दिस टेबल, तो पहले क्या था, 1 प्राइस है, कंज्यूमर ने डिमांड की 3 यूनिट्स। अब x की जब प्राइस 2 है, ही इज डिमांडिंग 1 यूनिट ऑफ x। तो यहाँ पे अगर हम लगाएं एट प्राइस 2 ही इज डिमांडिंग 1 यूनिट ऑफ x and this is suppose B point. By joining these A and B points, we get dx, that is demand for x, which is negatively sloped like usual demand curve, एक आम डिमांड कर्व की तरह ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, shows law of demand. When price rises, demand falls from 3 to 1. This is the derivation of demand curve with the help of law of equimarginal utility. The next heading in this chapter, that is importance of the utility analysis. What is the importance of this chapter? First is the basis of law of consumption. This chapter is the base for the consumption theory, that is the law of demand, that is inverse relation between demand and price. Consumer surplus का भी ये base है। Consumer surplus by definition is the difference between price consumer is willing to pay minus the price he actually pays. जैसे सपोज आपने मार्केट में कोई कमोडिटी बाय करनी है, आपने कोई बुक लेनी है, तो आपको पता नहीं वो कितने की आएगी बुक, तो आप सपोज 500 रुपीज़ मार्केट में लेके जा रहे हो, दैट यू विल बाय ए बुक विद ₹500। तो मार्केट में जब आपने पता किया, जो बुक थी, जो बुक वो आई 400 की, देन 100 इज द कंज्यूमर सरप्लस। इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कितने पैसे आप खर्च करने को तैयार थे और एक्चुअली आपने कितने स्पेंड किए, दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो विलिंगनेस है कंज्यूमर की, कंज्यूमर कितनी मनी स्पेंड करने को तैयार है, दैट इज MU, एंड एक्चुअली कंज्यूमर कितनी मनी स्पेंड करता है, दैट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर सरप्लस है वो एक्सप्लेन की जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। एंड डिमांड लॉ भी इसमें एक्सप्लेन किया है, जैसे हमने अभी डिमांड कर्व ड्रॉ की। So this is the base for the consumption loss. Second advantage to the consumers. अब कंज्यूमर को एडवांटेज है, जैसे हमने देखा इस चैप्टर में कि ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम, तो ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर को पता लग जाता है कि उसको कितनी x और कितनी y लेकर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। सिमिलरली दिस इज एडवांटेजेस फॉर टू द प्रोड्यूसर्स आल्सो। तो प्रोड्यूसर को भी ये पता लग जाता है कि वो कितनी लेबर को लगाएं और कितनी कैपिटल को लगाएं, ताकि जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो जाए और जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए। देन हमने इनकम को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 चीज़ों में, सेविंग में कितनी करें, कंजम्पशन कितनी करें, या एसेट्स में कितना पैसा रखें, जिसको हम कॉमर्स में बोलते हैं पोर्टफोलियो सिलेक्शन। तो पोर्टफोलियो सिलेक्शन के लिए भी ये आसान है। जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा, सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस, तो एक कमोडिटी को कंज्यूमर डिफरेंट यूज़ में कैसे रखते हैं ताकि उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सिमिलरली हमारी इनकम है, सिंगल कमोडिटी है सपोज, तो हम अपने इनकम को डिफरेंट चीज़ों में, जैसे सेविंग में, कंजम्पशन में या बॉन्ड्स वगैरह में कितना रखें। तो यही सिस्टम के जितनी भी हम लास्ट यूनिट अपने अमाउंट की, अपनी इनकम की, हर
पोर्टफोलियो के एरिया में रख रहे हैं कंजम्पशन के लिए, सेविंग के लिए, बॉन्ड्स के लिए सपोज, तो उनकी जो लास्ट यूनिट की एमयू है वो सिमिलर हो। इस तरीके से हम पोर्टफोलियो सिलेक्शन भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी एनालिसिस। एंड सिमिलरली देयर इज द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज, कि अगर हम एक्सचेंज करें, दो लोग हैं, ए कंज्यूमर है, बी कंज्यूमर है, तो जब वो गुड्स की एक्सचेंज करते हैं तो वो कैसे एक्सचेंज करते हैं कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, तो ये भी यूटिलिटी चैप्टर हमें बताता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट को एलेबोरेट करें, the marginal utility of X and marginal utility of X for A individual and for B individual ये बराबर होनी चाहिए। तो ये बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज मार्जिनल यूटिलिटीज़ दोनों कंज्यूमर के लिए Y कमोडिटी है, ए कंज्यूमर के लिए, बी कंज्यूमर के लिए, ये बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही हम स्टडी करते हैं कि जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जैसे होता है, एम यू एक्स अपॉन प्राइस एफ एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो इसमें अगर हम देखें क्रॉस मल्टीपल करें, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। तो एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई upon MUY for A individual, it should be equal to MUX upon MUY for B individual। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, फिर सेटिस्फेक्शन हमारी मैक्सिमम है। अगर सपोज ये बराबर ना हो, ये MUX MUY for A consumer, suppose it is greater than MUX MUY for B consumer, suppose ये ऐसे हो, बराबर ना हो, तो जो बेस्ट लेवल है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का दोनों कंज्यूमर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई टू गुड्स का आपस में, वो ऐसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सपोज ये है बराबर नहीं है, तो हम इसको बराबर करना चाहते हैं। तो दोनों जो कंज्यूमर हैं वो, सपोज ए कंज्यूमर है, इसके पास एक्स है, वाई है, बी कंज्यूमर है, इसके पास एक्स है, वाई है। तो दोनों कंज्यूमर क्या करें ताकि ये बराबर हो जाए। तो अब देखो ए कंज्यूमर क्या करेगा, ए कंज्यूमर, अब देखो ये बड़ा है, ये चीज़ बड़ी है ए की, तो हमने इसको छोटा करना है। छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमें कम करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू अगर हम कम कर देंगे, इसकी वैल्यू ज़्यादा कर देंगे, तो ये वैल्यू जो काट कर आएगी मैथमेटिकली वो छोटी आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कंज्यूमर है इस दूसरे कंज्यूमर से एक्स ले लेगा, क्योंकि जैसे ही ए के पास एक्स बढ़ेगी, एक्स की एमयू कम हो जाएगी। एज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे ही हमारे पास एक्स बढ़ेगी तो एक्स की एमयू कम हो जाएगी। जैसे ए कंज्यूमर के पास एक्स बढ़ेगी तो ए कंज्यूमर के पास एक्स की जो एमयू है वो कम हो जाएगी, और ये ए कंज्यूमर जो है इसको वाई दे देगा, क्योंकि जब ए कंज्यूमर वाई को छोड़ेगा तो ए कंज्यूमर के पास वाई कम हो जाएगी। जैसे ही वाई कम होगी तो वाई की एमयू बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू है, अगर हम इसको उल्टा स्टडी करें, देखो जैसे जैसे हमारे पास एक चीज़ बढ़ती है 1 2 3 4 5, तो इसकी एमयू कम होती है। अगर हम इसको उल्टा करें, जैसे जैसे हमारे पास कोई चीज़ कम होती है
5 4 3 2 1, तो उसकी एमयू बढ़ती है 4 6 8 10 12। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही ए के पास एक्स आएगा बी से, तो ये एक्स कम हो जाएगा, एमयू एक्स कम हो जाएगा। जैसे ही वाई छोड़ेगा ए कंज्यूमर, तो वाई कम हो जाएगी ए के पास, तो वाई की एमयू बढ़ जाएगी। तो इसकी एमयू कम हो जाएगी, इसकी एमयू बढ़ जाएगी, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। मतलब ये दोनों कंज्यूमर जो हैं उतनी देर तक एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक ये बराबर ना आ जाए। तो ये ऐसे एक्सचेंज होगी दोनों में। ऐसे ही हम इस साइड भी अगर देखें तो ये छोटा है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इट मीन्स हमने इसको बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो एमयू एक्स को बड़ा करने के लिए जो बी है वो एक्स छोड़ेगा, और वाई को छोटा करने के लिए बी वाई ले लेगा। तो ऐसे जो एक्सचेंज है आपस में, वो पता चलता है कि करनी चाहिए दो इंडिविजुअल्स को या नहीं करनी चाहिए। वो कैसे पता चलता है कि ये बराबर है अगर या नहीं। अगर ये बराबर है तो दोनों इंडिविजुअल्स को एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ हैं वो बेस्ट है नेशनल इंटरेस्ट में। तो अगर ये बराबर नहीं है तो दोनों को एक्सचेंज करनी चाहिए, चाहे ये बड़ा हो चाहे छोटा हो, इक्वल ना हो, देन एक्सचेंज शुड बी देयर। और एक्सचेंज कैसे करनी चाहिए, लाइक दिस। अगर ये कंडीशन है तो ऐसे एक्सचेंज करनी चाहिए। तो यूटिलिटी चैप्टर हमें ये बताता है कि जो दो कंज्यूमर हैं वो आपस में एक्सचेंज कैसे करें। The sixth point for the importance of this chapter is distribution. तो डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें, जैसे हमने देखा कि हमारे पास सपोज एक कमोडिटी है, जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सेकंड पॉइंट में हमने स्टडी किया सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस। तो एक हमारे पास कमोडिटी है, उसको डिफरेंट यूज़ में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि जो कमोडिटी की लास्ट यूनिट हम जिस यूज़ में डाल रहे हैं, तो हर एक के यूज़ में उसकी लास्ट यूनिट जो हमने डाली है उससे मिलने वाली एमयू आपस में सेम हो, सिमिलर हो। तो ऐसे ही जब हम नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फैक्टर्स में, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है फैक्टर्स की वो सिमिलर हो। Another important point is the variety in production and consumption. Now, on the basis of this law, consumer knows that if he will consume more and more units of a commodity, अगर कंज्यूमर एक ही कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा, इट मीन्स उससे मिलने वाली जो एमयू है वो कम होती जाएगी। इसलिए कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर एक ही कमोडिटी के ज़्यादा यूनिट कंज्यूम नहीं करते, वो दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करनी स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनकी एमयू कम ना हो। तो उसके लिए उनको वैरायटी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी फंक्शन में जाएं, मैरिज में जाएं सपोज कहीं, तो मैरिज में क्या है, यू विल सी दैट देयर आर टू मेनी स्टॉल्स, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के। तो आप जैसे सपोज 10 स्टॉल लगे हुए हैं, तो आप कभी भी ऐसे नहीं करते कि आप पहली स्टॉल पे गए और सारा कुछ पेट वहीं से भर लिया, बहुत ज़्यादा वो खा लिया। आप ऐसे नहीं करते। तो आप क्या करते हो, आप पहले फर्स्ट स्टॉल से थोड़ा सा कुछ खाते हो, सपोज नमकीन है, फिर आप थोड़ी देर बाद दूसरी जगह से कुछ मीठा खा लेते हो, फिर थोड़ी देर बाद आप किसी और स्टॉल से कुछ और खा लेते हो, फिर थोड़ी देर बाद आप किसी और स्टॉल से कुछ और खा लेते हो। मतलब ये सब कुछ आप क्यों करते हो, बिकॉज यू नो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर कि पहली बात, आपने एक ही चीज़ के ज़्यादा यूनिट कंज्यूम नहीं करने ताकि आपकी जो एमयू है वो ज़ीरो ना हो जाए। दूसरा, आपने कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन करोगे देन योर सैचुरेशन पॉइंट विल बी देयर। तो आपका जो पेट है वो जल्दी भर जाएगा, जल्दी आपकी जो एमयू है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या चाहते हो, यू नीड वैरायटी इन कंजम्पशन। तो अगर कंजम्पशन में हम वैरायटी चाहते हैं, इट मीन्स प्रोडक्शन में भी वैरायटी होगी, क्योंकि जो कंज्यूमर डिमांड करेगा डिफरेंट गुड्स की, तो डिफरेंट प्रोड्यूसर जो डिफरेंट गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा।
Then price determination, as we explained in the equilibrium chapter, that consumer is willing to pay price equals to its marginal utility. तो marginal utility जो है वो प्राइस को डिटरमिन करने में हेल्प करती है, क्योंकि जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी की इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द डिमांड. जैसे हमने देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बेस पे हम डिमांड कब ड्रॉ करते हैं. देन डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, दिस वाज द मेन पॉइंट. इसको हम वाटर डायमंड पैराडॉक्स भी बोलते हैं. तो वाटर डायमंड एक पैराडॉक्स था पहले, जो इस चैप्टर के आने के बाद सॉल्व हो गया. पहले ये प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी. तो इसमें क्या है, जैसे सपोज वाटर है, वाटर इज वेरी यूजफुल टू आवर लाइफ, यूजफुल है, बट इसकी जो प्राइस है इट इज़ वेरी लो. तो इसकी यूज वैल्यू बहुत है, बट इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी लो है. तो वाटर हैज़ हाई यूज वैल्यू बट इट हैज़ लो प्राइस. दूसरी तरफ अगर हम डायमंड देखें, डायमंड हैज़ वेरी लो यूज वैल्यू, बट इसकी जो प्राइस है इट इज़ वेरी हाई है. तो ऐसा क्यों है? फर्स्ट इस चैप्टर के बाद ये पता चला कि किसी भी प्रोडक्ट में दो तरह की वैल्यू होती है. वन इज़ द यूज वैल्यू, अदर इज़ एक्सचेंज वैल्यू. तो अगर हम वाटर में देखें, वाटर में एक्सचेंज वैल्यू कम है. मतलब आप किसी को पानी का गिलास पिलाओ तो उसके बदले आपको कुछ खास मिलने वाला नहीं, ओनली ब्लेसिंग्स मिलेंगी. बट अगर आप डायमंड किसी को दो तो उसके बदले, एक्सचेंज के बदले आपको मनी मिलेगी. हैंडफुल अमाउंट ऑफ मनी यू विल गेट इन एक्सचेंज ऑफ डायमंड. तो जो यूज़ वैल्यू है वाटर की वो ज़्यादा है बट एक्सचेंज वैल्यू कम है. एंड डायमंड जो है, डायमंड की यूज़ वैल्यू कम है बट एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज़्यादा है. तो वाटर की प्राइस लो क्यों है जबकि ये इसकी यूज़ वैल्यू ज़्यादा है, और डायमंड की प्राइस हाई क्यों है जबकि इसकी यूज़ वैल्यू कम है. Now, as per this chapter, the price is determined on the basis of MU. अब यूज वैल्यू वाटर की ज़्यादा है, इट मीन्स कंज्यूमर और इंडिविजुअल विल यूज मोर यूनिट्स ऑफ वाटर. तो जब हम वाटर की ज़्यादा यूनिट यूज़ करेंगे इट मीन्स इट्स MU विल फॉल एंड प्राइस इज इक्वल टू MU. तो उसकी प्राइस भी कम होगी. एंड डायमंड जो है इसकी यूज़ वैल्यू कम है, तो हम इसको कम यूज़ करेंगे, इसकी कम यूनिट्स यूज़ करेंगे. कम यूनिट्स यूज़ करेंगे तो इसकी MU ज़्यादा होगी, तो इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी. टेंथ इज द बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं कि जो हाई इनकम है जैसे किसी की तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स है, लो इनकम है तो उसके ऊपर कम टैक्स है. प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स suppose this is income tax, इसको हम बोलते हैं टैक्स बेस. दिस इज द टैक्स रेट. तो टैक्स बेस जैसे जैसे बढ़ता है, सपोज दिस इज इन लैक्स, सपोज 5 लाख इनकम है तो टैक्स रेट सपोज है 10%. सपोज 10 लाख इनकम है, टैक्स रेट है 20%. सपोज मोर देन 15 लाख इनकम है, टैक्स रेट है 30%. तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स. जैसे जैसे हमारे पास टैक्स बेस बढ़ रहा है, टैक्स रेट बढ़ रहा है, दिस इज नोन एज द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. तो टैक्स बेस बढ़ने से टैक्स रेट को बढ़ना, जैसे इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स का जो बेस है दैट इज द इनकम. तो इन जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट बढ़ जाता है, इट मीन्स वो लोग ज़्यादा टैक्स देंगे. तो इसके पीछे जो रैशनल है, जस्टिफिकेशन है कि क्या ये सही है, वो यूटिलिटी चैप्टर हमें बताता है. क्यों जैसे जैसे हमारे पास कोई चीज़ बढ़ती है उसकी MU कम हो जाती है. तो सिमिलरली जैसे जैसे हमारे पास मनी बढ़ेगी तो उसकी MU कम हो जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो इनकम की MU कम होगी. तो जब इनकम की MU कम होगी
इट मीन्स हम हमारे लिए वो ज़्यादा यूटिलिटी नहीं दे पा रहा एक्स्ट्रा पैसा, तो हम उसको टैक्स के तौर पे दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं हम टैक्स देना। So this is the basis of the progressive taxation. Now basis of redistribution of wealth and income. तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है कि हम अमीर लोगों से, रिच लोगों से ज़्यादा टैक्स ले लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है, एंड उसी अमाउंट को गवर्नमेंट फिर सब्सिडी दे के पुअर लोगों की हेल्प कर देती है, एंड दिस इज़ नोन एज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो इसके लिए इनइक्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। एंड दिस इज़ द पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट यही डिसाइड करती है, गवर्नमेंट टैक्स अमाउंट कलेक्ट करना, टैक्स रेट डिसाइड करना और उसको प्रॉपरली एक्सपेंडिचर करना, ताकि मैक्सिमम जो कंट्री का वेलफेयर है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है, वो हो जाए। दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज द क्रिटिसिज्म ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। Economists like Allen, Sir Roy George Douglas Allen was an English economist, mathematician, and statistician. In 1934, he wrote his famous book entitled A Reconsideration of the Theory of Value with Sir John Hicks. Edgeworth, Francis Isidro Edgeworth was an Anglo-Irish philosopher and political economist. He developed utility theory, introducing the indifference curve and the famous Edgeworth box diagram. Hicks. Sir John Hicks was a British economist. The most familiar of his many contributions in the field of economics were his statement of consumer demand theory, ISLM model, and general equilibrium. In 1939, he wrote a famous book, Value and Capital. The compensated demand function is named the Hicksian demand function in memory of him. In 1972, he received the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences for his pioneering contributions to the general equilibrium theory and welfare theory. Pareto. Vilfredo Pareto was an Italian engineer, sociologist, economist, political scientist, and philosopher. He made several important contributions to economics, particularly in the study of income distribution and in the analysis of individuals' choices. These are some economists: Allen, Edgeworth, Hicks, Pareto, Samuelson. ये कुछ लोग हैं जिन्होंने यूटिलिटी चैप्टर को क्रिटिसाइज किया है, उसमें जो कमियां हैं वो बताई हैं। फर्स्ट है, कंज्यूमर्स आर नॉट फुली रैशनल। तो हमेशा कंज्यूमर रैशनल नहीं होते। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर्स हैं वो रैशनल होते हैं। रैशनल मीन्स कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देयर इनकम। तो हमेशा अपनी इनकम को हम ऐसे स्पेंड करें कि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गई, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बाय किया, सपोज करो आपने कोई शर्ट बाय की, तो आपने नेक्स्ट डे आप पहन के गए, तो आपके फ्रेंड ने पूछा कि ये कितने की है, तो आपने बताया ये 1000 रुपये की है। तो आपका फ्रेंड कहने लगा कि नहीं यार, ये तो 800 रुपये की मिल जाती है। इट मीन्स तो आपने अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं ली। ये आपकी इग्नोरेंस हो सकती है, आपके को पूरी नॉलेज नहीं थी, ये हो सकता है, या कोई और रीज़न हो सकता है। इट मीन्स एवरी टाइम वी बिहेव रैशनली ऐसे नहीं हो सकता। सिमिलरली, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मेजर कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ इंट्रोस्पेक्टिव, साइकोलॉजिकल टाइप कुछ है, सब्जेक्टिव टाइप कुछ है। इसको हम कार्डिनल नंबर 1 to 3 में मेजर नहीं कर सकते। हम ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़िया हमें यूटिलिटी देगी, कौन सी कम देगी, बट कितनी यूटिलिटी देगी क्वांटिटी में हम ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटी
और क्वांटिटेटिव नंबर्स। मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशंस। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि अगर आप किसी कमोडिटी की सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यूनिट बाय करते हो तो टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आई, दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी। अब कोई ऐसी कमोडिटी जिसकी आपने सेकंड यूनिट बाय ही नहीं की, देन हाउ विल यू कैलकुलेट द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर आपने ले लिया, तो अब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको एक और रेफ्रिजरेटर लेना पड़ेगा, सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट आप जब बाय करोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल यूटिलिटी में कितनी चेंज आई, दैट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी। बट आप सेकंड यूनिट लेते ही नहीं, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे हमारे पास बहुत प्रोडक्ट हैं होते हैं घर में, सपोज कंज्यूमर के पास, जैसे रेफ्रिजरेटर है, स्विंग मशीन है, टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है, कार है, स्कूटर है। तो जब आप सेकंड यूनिट बाय ही नहीं करते तो मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। और अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, दे विल बी यूजलेस। इट मीन्स जो इन कमोडिटीज़ को हम बोलते हैं इनडिविजिबल कमोडिटीज़, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते यूनिट्स में, तो इनडिविजिबल कमोडिटीज़ के केस में ये अप्लाई नहीं होता। कंज्यूमर इज़ नॉट ऑलवेज कैलकुलेटिंग। तो मार्केट में कभी भी ऐसे नहीं होता कि बाय करने से पहले आप एमयू कैलकुलेट कर रहे हो, उसको देख रहे हो इक्वल हो गया नहीं हो गया। तो एवरी टाइम यू आर नॉट कैलकुलेटिंग। एवरी कमोडिटी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट कमोडिटी। यूटिलिटी की एक असम्पशन है कि हर एक कमोडिटी की अपनी अपनी यूटिलिटी होती है, बट ऐसा नहीं है। इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल समोसा एंड चना। तो समोसे की अपनी यूटिलिटी है, चने की अपनी यूटिलिटी है अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी चैप्टर। बट प्रैक्टिकली अगर आप समोसे को चने के साथ खाओ तो अलग यूटिलिटी है, समोसे को आप सॉस के साथ खाओ तो अलग यूटिलिटी है। तो इट मीन्स जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से मिलके यूटिलिटी चेंज कर होती है। अदरवाइज तो फिर सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हम। जैसे सपोज कार है तो बिना पेट्रोल के उसमें कोई यूटिलिटी नहीं है, मोबाइल है तो बिना सिम के उसमें कोई यूटिलिटी नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती इंडिपेंडेंटली। अकेले सिम में आप बोलो क्या यूटिलिटी है, ज़ीरो। तो मोबाइल के साथ मिलके ही उसमें यूटिलिटी बनती है। देयर में भी शॉर्टेज ऑफ गुड्स। नो, अब हमने देखा कंज्यूमर विल बाय इन, अब जो भी हमारी एग्जांपल चल रही थी नॉर्मली 3 यूनिट्स उसने एक्स बाय की और 2 यूनिट्स वाई की बाय की। तो अगर मार्केट में 3x ना मिले, देन मार्केट में सपोज 2x ही मिले, फिर तो कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं होगी। तो कमोडिटी की अगर शॉर्टेज हो, देन कंज्यूमर कैन नॉट मैक्सिमाइज इट्स यूटिलिटी। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ये एक्सप्लेन नहीं होता, एज आई एक्सप्लेन अर्लियर इन द 5th पॉइंट। मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी ये बताया था, जैसे जैसे हम मनी को स्पेंड करेंगे, 1 यूनिट एक्स की बाय करी, हमारी 1 यूनिट मनी की कम हो गई, तो एक्स हमारे पास बढ़ रही है और मनी हमारे पास कम हो रही है। जैसे जैसे हमारे पास एक्स यूनिट बढ़ेंगी तो हमारे पास एक्स की एमयू कम होगी। तो मनी की यूनिट ऐसे ही जैसे जैसे हमारे पास कम होंगी तो मनी की एमयू बढ़ेगी, जबकि इन्होंने अज्यूम किया कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। दिस इज़ आल्सो रॉन्ग। कुछ चीज़ें जैसे कंज्यूमर की इनकम को कांस्टेंट मानना, प्राइसेस को कांस्टेंट मानना, टेस्ट को कांस्टेंट मानना, फैशन को कांस्टेंट मानना, हैबिट्स को कांस्टेंट मानना, दिस इज़ आल्सो अनरियलिस्टिक। तो ये चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, कांस्टेंट नहीं रहती। कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज हो ये ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया। तो कंज्यूमर इग्नोरेंट भी हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया। जो बजट पीरियड है कंज्यूमर का वो भी डेफिनेट नहीं होता, चेंज होता रहता है। जैसे सम गुड्स हैं लाइक रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, कार है, तो ये एक बजट पीरियड में बाय करते हैं हम, आने वाले टाइम में हम इनको बाय नहीं करते फ्यूचर पीरियड्स में। बट जबकि ये यूटिलिटी हमें आने वाले टाइम में भी देते हैं। जैसे सपोज एक रेफ्रिजरेटर है 20 ईयर चला, तो 20 ईयर आपको बस यूटिलिटी देता रहेगा, जबकि आपने उसको बाय किया सिर्फ 1 टाइम। तो ऐसे जो बजट पीरियड है वो हम डेफिनेट नहीं बना सकते। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में और इनकम इफेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। ये क्या है, अगर आप लॉ ऑफ डिमांड का चैप्टर देखो, लॉ ऑफ डिमांड के चैप्टर में एक हेडिंग है कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड।
तो कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड जो पॉइंट है दैट इज द इनकम इफेक्ट, थर्ड जो पॉइंट है दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो जब हम प्राइस कम होने से डिमांड को बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज प्राइस, दिस इज डिमांड, तो प्राइस सपोज हो गई कम, डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस कम होने से जो डिमांड बढ़ी दिस इज नोन एज प्राइस अफेक्ट। तो प्राइस अफेक्ट जो है इसके टू पार्ट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। बट ये लाइन कहाँ पे आएगा, इतना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इतना इनकम इफेक्ट है, ये कैसे पता चलता है? सपोज दिस इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, and suppose this is the income effect, and जो टोटल है, टोटल this is the price effect or it is also known as total effect। मतलब प्राइस के कम होने से इतनी डिमांड बढ़ गई, इतनी डिमांड में से सब्स्टिट्यूशन, ये जो प्राइस कम होने से इतनी डिमांड बढ़ गई, इसको हम कहते हैं प्राइस अफेक्ट सारा या टोटल अफेक्ट। पर इसमें से सब्स्टिट्यूशन का रोल कितना है, इनकम का रोल कितना है, सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट का रोल और इनकम अफेक्ट का रोल, जैसे हमने ये दो सर्कल बना दिए, ये छोटा बनाया, ये बड़ा बनाया, अब ये बड़ा है या ये छोटा है या दोनों बराबर हैं, ये कहाँ पे लाइन आएगी, डिवीज़न कहाँ पे होगी, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। मतलब प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता इन यूटिलिटी चैप्टर। और जो नेक्स्ट चैप्टर है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसमें ये डिवीजन है। इट डज नॉट एक्सप्लेन गिफन्स पैराडॉक्स। गिफन, सर रॉबर्ट गिफन was a Scottish statistician and economist. The concept of Giffen good is named after him. तो गिफन एक इकोनॉमिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियन थे स्कॉटलैंड के, उनके नाम पे ये गुड्स को डिफाइन किया जाता है गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स भी इसने एक्सप्लेन नहीं की, तो गिफन गुड्स हम आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज़ द एक्सेप्शन कि जो प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन है वो पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ गिफन गुड्स। तो ये क्यों होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन यूटिलिटी चैप्टर में नहीं है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्लैंड अंडर डेवलप इकॉनमीज, जैसे इंडियन इकॉनमी है, तो इस केस में ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उस केस में जो गवर्नमेंट है कई चीज़ों की प्राइस खुद फिक्स कर देती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। This was all about the utility chapter. For complete explanation of utility chapter, you must watch all the 5 parts of utility chapter videos. Thank you very much.